Hey everybody, this is Avni Yadav and welcome to Legal Aid. Today in this video we are going to discuss about Sanskritization. So let's begin. The term Sanskritization was coined and used by M.N. Srinivas to describe the process of cultural and social mobility in the traditional social structure of Indian society. संस्कृताइजेशन टर्म का यूज़ M.N. श्रीनिवास ने किया था जिससे कि वो इंडियन सोसाइटी में कल्चर और सोशल मोबिलिटी को डिस्क्राइब कर पाएँ. M.N. श्रीनिवास फर्स्ट प्रोपाउंडेड दिस कंसेप्ट फॉर मेनली इन हिज बुक द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952. M.N. श्रीनिवास ने इस टर्म को संस्कृताइजेशन को सबसे पहले अपनी एक बुक में यूज़ किया था जिसका नाम था द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952. इसको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, द कोक्स ऑफ इंडिया 1952. उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन. अकॉर्डिंग टू M.N. श्रीनिवास, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लो कास्ट और द ट्राइब और अदर ग्रुप टेक्स ओवर द कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीफ्स, आइडियोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ अ हाई एंड इन पार्टिकुलर अ द्विजा कास्ट. M.N. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग संस्कृताइजेशन का मतलब है जब एक लोअर कास्ट या फिर लोअर ट्राइब हायर कास्ट के कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को, उनके बिलीफ्स को कॉपी करने लगता है सिर्फ इसलिए ताकि उनकी जो पोजीशन है कास्ट सिस्टम में या फिर कास्ट स्ट्रक्चर में वो उनकी पोजीशंस हाई हो जाए, इसीलिए वो हायर कास्ट को कॉपी करने लगते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले और उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो इम्प्रूव हो जाए. ध्यान रखना, संस्कृताइजेशन क्या है, जब लोअर कास्ट हायर कास्ट को कॉपी करती है ताकि उनकी पोजीशंस इम्प्रूव हो जाए कास्ट सिस्टम में. अब देखते हैं फीचर्स ऑफ संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन ऑफ ग्रुप हैज़ यूजुअली द अफेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग इट्स पोजीशन इन द लोकल कास्ट हायरार्की. किसी भी ग्रुप में जहाँ पर भी संस्कृताइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है वहाँ पर जो लोकल कास्ट हायरार्की है, लोकल जो कास्ट सिस्टम है, उसमें जो लोअर कास्ट है उनकी पोजीशंस इम्प्रूव होनी शुरू हो गई थी जैसे उन्होंने संस्कृताइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया था. सेकेंड इज संस्कृताइजेशन सजेस्ट अ प्रोसेस whereby people want to improve their status through adoption of names and customs of culturally high placed groups. संस्कृताइजेशन प्रोसेस है जिसने कि लोअर कास्ट को एक आइडिया दिया था जिससे कि वो अपना जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको इम्प्रूव कर सकते थे हायर कास्ट के नेम्स और कस्टम्स को अडोप्ट करके. थर्ड इज in those areas where a highly sanskritized caste was dominant, the culture of entire region underwent a certain degree of sanskritization. वो सारे एरियाज जहाँ पर जो संस्कृताइज कास्ट मतलब जो हायर कास्ट डोमिनेंट थी, जहाँ पर ब्राह्मण्स वगैरह ज़्यादा थे, तो वहाँ पर जो रीजन था मतलब वहाँ पर जो लोअर कास्ट थी उनका जो कल्चर था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था. मतलब वो इतना ज़्यादा हायर कास्ट को फॉलो कर रहे थे कि वहाँ पर संस्कृताइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका था. फोर्थ इज श्रीनिवास आर्ग्यूड दैट सिंस संस्कृताइजेशन इम्प्रूव्स द पोजीशन ऑफ अ ग्रुप ओनली इन द लोकल कास्ट हायरार्की, इट डज नॉट लीड टू एनी स्ट्रक्चरल चेंज. श्रीनिवास बोल रहे हैं कि जो संस्कृताइजेशन है उसके आने के बाद जो लोअर कास्ट था उनका लोकल कास्ट हायरार्की में तो पोजीशन इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन जो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चरल चेंज था या फिर जो कास्ट सिस्टम था वहाँ पर उन्हें उसका संस्कृताइजेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ. मतलब वहाँ पर उनकी पोजीशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई, सिर्फ लोकल कास्ट हायरार्की में पोजीशन इम्प्रूव हो रही थी, जो स्ट्रक्चरल चेंज था उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया. So the fifth is the impact and significance of Sanskritization is manifold, as its influence can be seen in language, ideology, rituals and styles of life also. मतलब जो संस्कृताइजेशन था उसका जो इम्पैक्ट था वो लोअर कास्ट पे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हो गया था तो उसका इफ़ेक्ट लोअर कास्ट की लैंग्वेज में, आइडियोलॉजी में दिख सकता था. वो उन्होंने हायर कास्ट की आइडियोलॉजी को, रिचुअल्स को, सबको
एडॉप्ट कर लिया था और अपने खुद के रिचुअल्स और बिलीफ्स को पूरी तरह से त्याग दिया था या फिर छोड़ दिया था। इसके बाद देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन, मतलब इसको क्रिटिक्स ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट इज D.N. Majumdar says that there are many signs of reverse process, that is desanskritization. Many upper caste are forsaking their lifestyle as well. For example, Kashmiri Pandits and Brahmins in Haryana. D.N. Majumdar ने बोला कि ज़रूरी नहीं है हर जगह संस्कृताइजेशन हो, हर जगह लोअर कास्ट हायर कास्ट को अडोप्ट करें, उनके कस्टम्स को कॉपी करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि डीसंस्कृताइजेशन भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर हायर कास्ट ने अपने कस्टम्स को छोड़ दिया है, ब्राह्मण्स अपने कस्टम्स को छोड़ा है और वो लोअर कास्ट के कस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसको कि उन्होंने नाम दिया डीसंस्कृताइजेशन, जो कि संस्कृताइजेशन का बिल्कुल उल्टा था, जहाँ पर हायर कास्ट लोअर कास्ट के कस्टम्स को कॉपी करने लगी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कश्मीरी पंडित और ब्राह्मण्स जो कि हरियाणा में थे। सेकेंड इज इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सेग्रेटिंग सोशल मोबिलिटी एज इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू परसिस्ट थ्रू सम इंडिविजुअल्स मे बी एबल टू इम्प्रूव देयर पोजिशंस विद इन द अनइक्वल स्ट्रक्चर। सेकेंड में क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि जो संस्कृताइजेशन था इससे सोशल मोबिलिटी को एक्सेग्रेट किया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो अनइक्वलिटी थी वो अभी भी सोसाइटी में काफ़ी हद तक थी। सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स थे जो लोकल कास्ट में अपना स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर पा रहे थे, बाकी जो लोग थे वो अभी भी वहाँ के वहीं थे, मतलब वहाँ उनके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं था। तो इनइक्वलिटी अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। थर्ड इज इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट द आइडियोलॉजी ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट्स द वेज ऑफ अपर कास्ट एज सुपीरियर एंड दोज ऑफ लोअर कास्ट एज इन्फीरियर। संस्कृताइजेशन आने के बाद ये वाली आइडियोलॉजी को कि अपर कास्ट सुपीरियर है और लोअर कास्ट इन्फीरियर है, इसको लोग एक्सेप्ट करने लगे थे और ऐसा मानने लगे थे कि हाँ ऐसा सच में है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए। सो फोर्थ इज संस्कृताइजेशन मीन्स टू सीम अ मॉडल दैट रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस लग रहा था जो कि एक ऐसा मॉडल है जो कि पूरी तरह से इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन पर बेस्ड है। सो नाउ फिफ्थ इज संस्कृताइजेशन लेड टू सीपेज ऑफ evil of dominant caste into the lower caste. डोरी इज़ एन एग्जाम्पल। मतलब क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि संस्कृताइजेशन प्रोसेस आने के बाद जैसे जैसे लोअर कास्ट हायर कास्ट को फॉलो करने लगेगी तो वो हायर कास्ट के इविल्स को भी अपनाने लगेगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ बुराइयाँ भी थी हायर कास्ट में, जैसे कि डोरी सिस्टम था तो वो उस टाइम पे लोअर कास्ट में तो था नहीं। तो जैसे ही लोअर कास्ट हायर कास्ट के कस्टम्स को कॉपी करेगी तो वो उनके इविल्स को भी अपना लेगी। सिक्स्थ इज संस्कृताइजेशन वॉज नॉट अ यूनिफॉर्म फिनोमिना एंड डिड नॉट एक्सप्लेन ऑल द कल्चरल चेंजेस। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि संस्कृताइजेशन जो है ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म फिनोमिना नहीं था, जो कि हमेशा चलने वाला फिनोमिना नहीं था, और संस्कृताइजेशन ने सारे कल्चरल चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं किया था। संस्कृताइजेशन ने सिर्फ कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे थे उसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन सारे कल्चरल चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं किया था। लास्ट में है डिस्पाइट सच चेंजेस एंड मच क्रिटिसिज्म द कंसेप्ट इज स्टिल नोन फॉर प्रोवाइडिंग एन अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द कास्ट सिस्टम। तो संस्कृताइजेशन का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बाद और इतने सारे चेंजेस होने के बाद भी संस्कृताइजेशन को आज भी जाना जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव दिया है इंडियन सोसाइटी को कास्ट सिस्टम को स्टडी करने के लिए। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फील्ड वर्क विच चेंज द अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। जो संस्कृताइजेशन है इसने फील्ड वर्क को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि इंडियन सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे थे उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते थे। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।